क्लास 10th साइंस का एक न्यू चैप्टर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो है चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी। नाम तो आपने सुना ही होगा इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, क्योंकि आजकल हमारे आसपास कई सारे ऐसे चीज़ें हैं जो कि इसके ऊपर काम करती हैं, जैसे कि हमारी लैंप है, फैन है, एसी, टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल, सारी ये जो चीज़ें हैं वो किसके ऊपर काम करती है? इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। अब हमको पता है कि जो हमारा लैंप, फैन, वो सब जो चीज़ें होती है वो हमारे जो हमारा स्विच का बोर्ड होता है उसके साथ वायर के साथ कनेक्टेड होती है। तो क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि जब हम स्विच ऑन करते हैं तो वायर में ऐसा क्या होता है कि हमने दूर रखा हुआ जो लैंप या तो फिर फैन है वो स्टार्ट हो जाता है? तो इस चैप्टर में हम ये स्टडी करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से काम करती है। जब हम स्विच ऑन करते हैं तो वायर के अंदर ऐसा क्या होता है कि दूर रखा हुआ जो लैंप या फिर फैन है वो स्टार्ट हो जाता है? किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी काम करती है, किस तरह से वो फ्लो करती है, उसके बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। और इलेक्ट्रिसिटी के कुछ रूल्स है वो भी हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है इस चैप्टर का वो है 12.1 इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। अब आपने सोशल साइंस या तो फिर साइंस में भी कहीं पर सुना होगा एयर करंट के बारे में। हमने देखा होगा कि आपने सुना होगा कि भारत जो है उसमें नीचे से समुद्र से हवाएं आती है या तो फिर ऊपर से हवाएं आती है। तो हवा यानी कि एयर का फ्लो होता है, उसको हम बोलते हैं एयर करंट। एयर करंट के बारे में आपने स्टडी किया होगा कहीं ना कहीं पर। तो एयर का जो फ्लो होता है, ये जो करंट का मीनिंग होता है फ्लो। तो जब एयर का यानी कि हवा का जब फ्लो होता है उसको हम बोलते हैं एयर करंट। उसी तरह से जो हमारी नदियाँ होती है, जो हमारे झरने होते हैं, उसके अंदर क्या फ्लो होता है? वाटर बहता है। तो वाटर का जो फ्लो होता है उसको हम बोलते हैं वाटर करंट। उसी तरह से ये जो हमारा वायर होता है उसके अंदर भी कुछ फ्लो होता है। जैसे हवा में यानी कि एयर करंट में हवा फ्लो होती है, वाटर करंट में पानी फ्लो होता है। उसी तरह से जो हमारा वायर है उसके अंदर चार्जेस फ्लो होते हैं। क्या होते हैं? चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, लेकिन अभी हम ऊपर से देख लेते हैं कि वायर के अंदर क्या फ्लो होते हैं? चार्जेस फ्लो होते हैं। तो जब वायर में से चार्ज फ्लो होता है तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। जैसे अगर एयर फ्लो होगा तो एयर करंट, वाटर फ्लो होगा तो वाटर करंट। उसी तरह से जब चार्ज फ्लो होते हैं तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। कंडक्टर यानी कि वायर। तो वायर के अंदर जब इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होता है तब उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो अब यहाँ पर हमारे लिए एक नया वर्ड है, ये क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इसके बारे में पहले तो हमको स्टडी करना पड़ेगा। और ये एक है कंडक्टर। कंडक्टर के बारे में शायद आप लोग जानते होंगे, अभी मैं बता दूंगा कंडक्टर क्या होता है, ठीक है? तो फर्स्ट हम यहाँ पर सीखने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। अब देखिए इसके बारे में डिटेल में आपको बुक में नहीं समझाया हुआ है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखिए यहाँ पर, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? देखिए हमने 9th स्टैंडर्ड में स्टडी किया हुआ था कि हमारे आसपास सारे जो ऑब्जेक्ट होते हैं, कोई भी जो मटेरियल होता है वो किससे बना हुआ था? एटम से बना हुआ था। हमको पता है सारे जो छोटे छोटे एटम है वो एटम मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और वो मॉलिक्यूल्स मिलकर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो बनाते हैं। यानी कि इन शॉर्ट क्या हुआ कि सभी जो हमारी चीज़ें हैं वो किससे बनी हुई? तो एटम से बनी हुई थी। तो एटम का स्ट्रक्चर हमको पता है। एटम के अंदर क्या होता है कि उसका सेंटर में न्यूक्लियस होता है और वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और उसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऐसे सर्कुलर मोशन करते हैं। सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस, उसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, उसके आसपास इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर ऑर्बिट में मोशन करते हैं। ओके, तो अब ये जो प्रोटॉन और ये जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, हमको पता है कि यूनिवर्स में सारी जो चीज़ें हैं उसके पास कुछ ना कुछ मास होगा। अब ये जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है उसके पास कुछ ना कुछ मास तो होगा, हालांकि बहुत ही छोटा पार्टिकल है इसलिए उसका मास बहुत ही कम होगा, लेकिन मास के साथ साथ उसके पास एक और भी कैरेक्टरिस्टिक है, वो है उसका चार्ज। यानी कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के पास मास तो होगा ही, उसके साथ साथ उसके पास चार्ज भी होगा। अब वो क्यों होगा? क्योंकि उसने नेचर को उसको ऐसा दिया हुआ है, उसको ऐसा बनाया है कि उसके पास चार्ज भी होगा। देखिए आप ऐसा सोचिए कि हम यानी कि मनुष्य, इंसान, और एक है बंदर। तो हमारे दोनों के पास 2 पैर है, 2 हाथ है, एक मुंह है, हमारा कुछ ना कुछ मांस भी होगा। लेकिन बंदर के पास एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे पास नहीं है, वो क्या है? उसकी पूंछ। तो
अब हम ऐसा सोचे कि भाई उसके पास पूंछ क्यों है, क्योंकि उसने नेचर को ऐसा बनाया हुआ है, उसने भगवान ने उसको ऐसा बनाया हुआ है, इसलिए उसके पास ऐसी चीज़ है, हमारे पास नहीं है। उसी तरह से ये जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है उसके पास मास तो है ही, उसके साथ साथ उसके पास कुछ एक्स्ट्रा चीज़ है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। तो हमको याद रखना है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है, चार्ज होता है। अब उस दोनों के चार्ज को अलग अलग तरह से रिप्रेजेंट करने के लिए हमने उसको कुछ नाम दे दिया कि भाई प्रोटॉन के पास जो चार्ज होता है उसको कहते हैं प्लस चार्ज, और इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होता है उसको हम कहेंगे माइनस चार्ज। ओके, तो अब हमने ये मान लिया, चलो कि भाई मान लेते हैं कि प्रोटॉन के और इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है, हमने मान लिया, ठीक है। अब क्या भाई, चार्ज उसके पास है तो क्या चार्ज से क्या हो सकता है, वो चार्ज क्या काम कर सकता है, वो अब हमें देखना है। तो देखिए, हमने 9th स्टैंडर्ड में क्या स्टडी किया था कि कोई भी जो दो बॉडी होती है, सपोज ये दो बॉडी है और इस दोनों को अगर मैं पास पास में रखता हूँ तो वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्शन फोर्स लगाती है। हमको पता है कि अगर कोई एक बॉडी जिसका मास m1 है और दूसरे का मास m2 है, दोनों को अगर आप पास में रखोगे तो वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्शन फोर्स लगाती है, और उसका वैल्यू कितना होता था, Gm1m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। हमको पता है अर्थ और जो हमारा सन है वो एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं, और कोई भी दो चीज़ें पास पास में होती है वो एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगाती है, उसको हम कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ये हमने स्टडी किया था क्लास 9th में, ठीक है। उसी तरह से जैसे दो मासिस एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्शन फोर्स लगा सकते हैं, यानी कि एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा सकते हैं, उसी तरह से दो चार्ज जो होते हैं वो भी एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो फोर्स लगता है उसमें ये जो फोर्स लगता था ग्रेविटेशनल फोर्स, उससे कुछ अलग है। किस तरह से, देखिए, जब कोई भी दो बॉडी के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है तो ऑलवेज वो अट्रैक्टिव होता है, वो कभी भी रिपल्सिव नहीं होता। लेकिन ये जो चार्ज होते हैं उसमें जो हमें फोर्स मिलता है उसमें कुछ हमें ऐसा मिलता है कि अगर हम दो प्लस चार्जेस को पास में रखते हैं, यानी कि दो प्लस चार्ज को हम पास में रखेंगे तो वो दोनों एक दूसरे को ऐसे रिपेल करेंगे, यानी कि वो एक दूसरे को ऐसे दूर धकेलने की कोशिश करेंगे। उसी तरह से अगर हम दो माइनस चार्जेस यानी कि दो इलेक्ट्रॉन को पास पास में लाने की ट्राई करेंगे तो वो भी एक दूसरे को ऐसे रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। आपने देखा होगा जो हमारा मैग्नेट होता है, ऐसा मैग्नेट आपने देखा होगा, उसके एक साइड में होता है नॉर्थ और एक साइड में होता है साउथ। तो अगर आप इस मैग्नेट के नॉर्थ साइड के साथ दूसरे मैग्नेट की नॉर्थ साइड अगर पास में ले जाएंगे तो एक दूसरे को दूर धकेलने की ट्राई करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन अगर आप इस नॉर्थ के साथ इस साउथ को यहाँ पर रखोगे, यहाँ पर अगर साउथ रखेंगे तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और एक दूसरे से चिपक जाएंगे। उसी तरह से अगर हम दो प्रोटॉन यानी कि दो प्लस चार्जेस को हम पास में लाकर रखते हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अगर हम दो माइनस चार्ज को पास में रखते हैं तो भी वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन जैसे ही हम एक प्लस और एक माइनस चार्ज को अगर हम पास में लाकर रखते हैं तो वो दोनों को ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे। तो ग्रेविटेशनल जो फोर्स था उसमें क्या था, ऑलवेज वो अट्रैक्टिव था। लेकिन जो हमारा चार्ज की मदद से जो फोर्स लगता है वो रिपल्सिव भी हो सकता है या तो फिर अट्रैक्टिव भी हो सकता है। अगर दोनों सेम चार्ज हो गए तो वो रिपल्सिव होगा, यानी कि लाइक का मीनिंग होता है लाइक है तो फिर सेम चार्ज, लाइक चार्ज का मीनिंग होता है दोनों सेम चार्ज होंगे तो उसमें रिपल्जन होगा। और अगर दोनों अनलाइक यानी कि दोनों चार्जेस डिफरेंट होंगे तो वो दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। तो इस तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स से जो हमारा चार्ज का फोर्स है वो इस तरह से अलग है कि वो रिपल्सिव भी हो सकता है अगर चार्ज सेम हो गए, और वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है अगर चार्ज डिफरेंट हो गए। तो इस तरह से दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स है वो लगता है। यहाँ पर हमने लिखा हुआ इलेक्ट्रिक चार्ज वो है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक यानी कि उसकी बेसिक प्रॉपर्टी है, नेचर ने उसको ऐसा बनाया हुआ है, इसलिए हम उसको कहेंगे कि वो चार्ज है। ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की कैसी प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, नेचर ने उसको ऐसा दिया हुआ है इसलिए उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। अब देखिए, हमको ये पता लग गया कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है, इतना हमने याद रख लिया। और चार्ज जो है वो अगर सेम हो गए तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अगर दोनों अलग अलग होंगे यानी कि अनलाइक चार्ज होंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब देखिए, आप सब ने जो हमारा रिमोट होता है या तो फिर हमारी जो वॉल पे लगाने वाली जो क्लॉक होती है उसमें ऐसा सेल देखा होगा, ठीक है। उस सेल में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि उसकी एक साइड में
ऐसा बाहर निकला हुआ थोड़ा सा ऐसा होगा, उसके ऊपर लिखा होगा प्लस, और उसकी जो अपोजिट साइड है उसमें लिखा होगा माइनस। यानी कि सेल की एक साइड में प्लस होता है, एक साइड में माइनस होता है। अब उसके साथ जब हम वायर को अगर कनेक्ट कर देते तो क्या होता है, देखिए जैसे ही हम वायर को कनेक्ट करेंगे तो ये जो वायर है इसको मैं इसे जूम करके यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। तो ये जो वायर है वो हमने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है। वायर की एक साइड में हमने लगाया हुआ है माइनस, तो ये हमारा माइनस, और वायर की एक साइड में हमारा प्लस, तो ये हमारा प्लस। अब देखिए वायर जो कि एक एटम से बना हुआ होगा तो उसके अंदर भी ऐसा स्ट्रक्चर होगा, तो उसमें भी कई ऐसे प्रोटॉन यानी कि प्लस चार्ज हो गए और कई माइनस चार्ज हो गए। तो इस वायर के अंदर कई प्लस चार्ज हमने दिखाए हैं और कई माइनस चार्ज हो गए। अब देखिए जैसे ही हम इस वायर को सेल के साथ कनेक्ट करेंगे तो एक साइड होगा माइनस और उसके एक साइड में होगा प्लस। अब हमको क्या पता है कि सेम अगर चार्ज हो गए तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर है माइनस, तो ये सारे जो माइनस चार्ज हो गए, क्योंकि माइनस माइनस क्या होगा, रिपल्जन होगा, तो सारे जो माइनस चार्ज हो गए वो इससे रिपेल होकर इस साइड में मूव करने लगे। कौन से, माइनस चार्ज, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो इस माइनस से ये माइनस चार्ज रिपेल होके इस साइड में मूव करने लगेंगे। और यहाँ पर है प्लस, तो प्लस ये माइनस को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि प्लस और माइनस को अट्रैक्शन होता है, तो प्लस ये माइनस को अट्रैक्ट करेगा, इसलिए ये माइनस को अपनी ओर खींच लेगा। तो ये माइनस ये सभी माइनस चार्ज को इस तरफ धकेलेगा और ये सब प्लस जो है वो इस माइनस को इस तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इस तरह से जो माइनस चार्जेस है वो सभी इस तरफ मूव करने लगते हैं। तो इसलिए ये वायर में अगर आप देखोगे तो यहाँ से सारे जो माइनस चार्ज है वो निकल कर इस तरफ जाते हैं, कहाँ पर, प्लस के पास। उसी तरह से अगर हम देखें तो ये जो सारे प्लस चार्जेस है उसको ये प्लस जो है वो रिपेल करेगा और ये माइनस है वो उसको अट्रैक्ट करेगा। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि जो प्लस चार्ज यानी कि जो प्रोटॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन से बहुत ही हैवी होते हैं। आई थिंक प्रोटॉन जो है वो 1840 टाइम हेवी होता है इलेक्ट्रॉन से, यानी कि उसका जो मास है वो इतना ज़्यादा होगा। सपोज कि इलेक्ट्रॉन का मास 1 है तो उससे 1840 टाइम्स ज़्यादा मास होगा प्रोटॉन का। इसलिए प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में बहुत ही हेवी पार्टिकल है। इसलिए यहाँ पर इस प्लस की मदद से इस प्लस के ऊपर जो रिपल्जन फोर्स होगा उसकी वो फोर्स तो लगेगा, लेकिन क्योंकि ये जो प्रोटॉन है वो इतना हेवी है इसके लिए वो मूव नहीं करेगा। इसलिए सिर्फ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ही जो ये रिपल्सिव फोर्स या फिर अट्रैक्टिव फोर्स है उसकी मदद से मूव करेंगे वायर के अंदर, लेकिन जो प्लस चार्ज यानी कि प्रोटॉन है वो मूव नहीं करेंगे। इसलिए जो हमारा करंट जो बनता है वो किसकी मदद से बनता है, चार्ज की मदद से। इन शॉर्ट आपको याद क्या रखना है कि इस वायर के अंदर जो चार्जेस यानी कि नेगेटिव चार्जेस है वो क्या करते हैं, फ्लो करते हैं जब हम उसके आसपास प्लस और माइनस लगाते हैं बैटरी की मदद से। अब फिर से ये डेफिनेशन पढ़िए, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है वो आपको पता चल गया। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का जब वायर के अंदर फ्लो होता है तब हम उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो पता चल गया इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, वायर के अंदर क्या फ्लो होता है। जब भी वायर के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होता है तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अब कंडक्टर का मीनिंग क्या हुआ, तो देखिए नेचर में कई मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो कि अपने अंदर से ये जो चार्ज है उसको आसानी से फ्लो होने देते हैं। जैसे कि हमारा कॉपर है या फिर आयन यानी कि लोहा है या फिर गोल्ड है, उस सभी के अगर आप वायर बनाएंगे और उस वायर को अगर आप हमारे एक स्विच से और हमारा जो बल्ब है उससे कनेक्ट करेंगे और स्विच स्टार्ट करेंगे तो वो हमारा जो लैंप है वो स्टार्ट होगा। क्यों, क्योंकि जो ये सभी मेटल्स थे यानी कि कॉपर, गोल्ड, जो हमारा आयन है वो सब उसके अंदर से ये जो चार्ज है उसको आसानी से फ्लो होने देते हैं। लेकिन कई मटेरियल्स ऐसे हैं जो कि अपने अंदर से चार्जेस को फ्लो नहीं होने देते, जैसे कि प्लास्टिक है, रबर है। प्लास्टिक में से सपोज आपने एक तार बनाया और उसको आपने कनेक्ट किया आपके घर के अंदर स्विच से एक लैंप के साथ, तो आप अगर स्विच ऑन करोगे फिर भी लैंप स्टार्ट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि प्लास्टिक का जो वायर है वो उसके अंदर से जो चार्जेस है उसको फ्लो नहीं होने देगा। तो ऐसे मटेरियल्स जो कि अपने अंदर से चार्जेस को आसानी से फ्लो होने देते हैं उसको हम कहेंगे कंडक्टर। और ऐसे मटेरियल जो कि अपने अंदर से चार्जेस को आसानी से फ्लो नहीं होने देते उसको हम कहते हैं इंसुलेटर। तो अभी हमें यहाँ पर बात करनी है सिर्फ कंडक्टर की। कंडक्टर के बारे में पता चल गया कि ऐसे मटेरियल जो कि अपने अंदर से चार्जेस को आसानी से फ्लो होने देते हैं। तो जब कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक चार्जेस का फ्लो होता है तब उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है,
अब समझ में आ गया इलेक्ट्रिक करंट क्या है। अब देखिए, जब फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रिक करंट की डिस्कवरी हुई थी, यानी कि फर्स्ट टाइम जब हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में स्टडी किया हुआ था, तब एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, यानी कि इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें नहीं पता था। इसलिए क्या हुआ, देखिए एक्चुअल में वायर के अंदर क्या होता है, क्या फ्लो होता है, हमको पता है प्रोटॉन यानी कि प्लस चार्ज है वो फ्लो नहीं होता है। एक्चुअल में क्या फ्लो होता है, माइनस चार्ज फ्लो होता है, यानी कि इस माइनस से जो सारे इलेक्ट्रॉन है वो इसमें से निकल कर ऐसे प्लस की ओर जाते हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स का मोशन ऐसे होता है और इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन जब इलेक्ट्रिक करंट हमने फर्स्ट टाइम स्टडी किया था, तब हमको ये नहीं पता था कि इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी तब नहीं हुई थी। इसलिए हमने तब क्या मान लिया था कि जो ये इलेक्ट्रिक करंट होता है वो किसकी मदद से होता है, प्लस चार्ज की मदद से। इसलिए पहले हम क्या लेते थे कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो प्लस से माइनस की ओर बढ़ता है, यानी कि प्लस से माइनस की ओर उसका फ्लो होता है। एक्चुअल में क्या है कि माइनस से प्लस की ओर फ्लो होता है, लेकिन क्योंकि पहले जब हमने पहली बार स्टडी किया था तब हमने ऐसा बना लिया था, सारी ये जो हमारी थियरी है वो उसमें ऐसा मान लिया था कि इलेक्ट्रिक करंट है वो प्लस से माइनस की ओर फ्लो होता है। इसलिए हमने फिर उसको चेंज नहीं किया। इसलिए कन्वेंशनली हम ऐसा मानते हैं, कन्वेंशनल यानी कि पहले ऐसा बनाया हुआ था, लेकिन एक्चुअल हकीकत कुछ दूसरी है। तो इसलिए कन्वेंशनली हम ऐसा मानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो प्लस से माइनस की ओर मूव करता है। एक्चुअल में इलेक्ट्रिक करंट माइनस से प्लस की ओर जाता है, लेकिन कन्वेंशनली क्योंकि हमने पहले ऐसा बनाया हुआ था, इसलिए अभी भी हम ऐसा मानते हैं कि जो करंट है वो प्लस से माइनस की ओर जो उसका फ्लो है वो होता है। तो इसके ऊपर से अब हमें इतना याद रखना है कि वायर के अंदर क्या होते हैं, चार्जेस होते हैं जो कि क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। और चार्जेस का जो फ्लो होता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में अभी ऐसा पता चल गया। और हमको याद क्या रखना है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है उसका फ्लो होता है प्लस से माइनस। एक्चुअल फ्लो है माइनस से प्लस, लेकिन हमको कन्वेंशनली ये यूज़ करना है कि प्लस से माइनस यूज़ होता है। इसलिए सभी जो आगे हमारी थियरीज या फिर सभी जो डिवाइस हम स्टडी करेंगे उसमें अब से जो हम डायरेक्शन है करंट की वो कैसे लेंगे, प्लस से माइनस। तो अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होती है। तो इसके लिए हम पहले कुछ लिख लेते हैं, उसके बाद समझेंगे। अब हमें यह पता चल गया है कि कंडक्टर के अंदर जब चार्जेस फ्लो होते हैं तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अब हमें स्टडी करना है कि ये इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होती है। तो एक केस यहाँ पर कंसीडर कीजिए। यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है कि एक सेल को लेकर हमने कनेक्ट किया है एक वायर की मदद से उसको एक बल्ब के साथ। लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया, बीच में ये लगा दिया एक स्विच। ये क्या है, हमारा एक स्विच है। तो हमको पता है कि जैसे ही हम वायर को सेल यानी कि बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे तो उसमें से जो करंट है वो फ्लो होगा। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि बीच में हमने यहाँ पर एक स्विच लगा दिया है। तो देखिए ये वायर के ये दोनों जो पॉइंट है उसके बीच का कनेक्शन यहाँ पर टूट गया है। किसने तोड़ दिया, स्विच ने। जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा, स्विच ऑन करेंगे तो ये दोनों पॉइंट फिर से कनेक्ट हो जाएंगे और ये वायर कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे ही ये स्विच हम ऑन करेंगे तो यहाँ से जो करंट है वो फ्लो करने लगेगा। और करंट की डायरेक्शन हम कौन सी लेते हैं, हम लेते हैं ऑलवेज प्लस से माइनस। तो इस तरह से इसमें जो करंट है वो ऐसे फ्लो करने लगेगा और ये जो बल्ब है वो ग्लो करेगा। तो स्विच क्या काम करती है, तो ये जो करंट फ्लो होता है उसको ये कंट्रोल करती है, या तो ये जो फ्लो है उसको ऑन या तो फिर ऑफ करने का काम करती है ये स्विच। तो जब ये स्विच को हम ऑन करते हैं तो ये एक पूरा कंटिन्यूअस पाथ होता है, जो इसमें करंट फ्लो होता है उसका एक कंटिन्यूअस पाथ होता है। जब ये स्विच ऐसी होगी, जब ये स्विच ऐसे होगी तो ये ब्रेक हो चुका है, यानी कि कंटिन्यूअस नहीं है। देखिए यहाँ से यहाँ पर ब्रेक हो गया है। लेकिन जैसे ही हम ये स्टार्ट करेंगे यानी कि स्विच को ऑन करेंगे तो ये पूरा कंटिन्यूअस पाथ हो जाएगा। तो उसको हम कहेंगे कंटिन्यूअस पाथ फॉर करंट। और ये जो एक पूरा का पूरा एक लूप बनता है। देखिए यहाँ से करंट ने फ्लो होना स्टार्ट किया और वापस ये ऐसे घूमकर इसको एनर्जी देकर उसको स्टार्ट करेंगे और वापस यहाँ से घूमकर फिर से यहाँ पर आ जाएगा। तो जहाँ से करंट ने मूव होना स्टार्ट किया था आकर वहीं पर अगर वो फिर से आकर ख़त्म होता है तो उसको हम कहेंगे एक क्लोज लूप या तो फिर क्लोज पाथ बनता है। सपोज आप एक ग्राउंड के अंदर
एक सर्कुलर ग्राउंड है, उसके अंदर किसी एक पॉइंट से आप रनिंग स्टार्ट करते हो और आप एक घूमकर एक चक्कर लगाकर फिर से उसी पॉइंट के ऊपर अगर वापस आते हो, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि मैंने एक कंप्लीट एक सर्कुलर जो लूप या तो फिर सर्कुलर पाथ है वो कंप्लीट किया। तो उस तरह से यहाँ पर भी ये जो करंट है वो यहाँ से निकलकर ये पूरा का पूरा लूप कंप्लीट करके, यानी कि क्लोज पाथ कंप्लीट करके फिर से यहाँ पर ही आता है, तो उसको हम कहेंगे एक क्लोज पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। तो देखिए अब कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर ब्रेक नहीं होता, उसका जो पाथ है वो कंटिन्यूअस है और उसका जो पाथ है वो ऐसे क्लोज पाथ में है, यानी कि क्लोज लूप में है, तो उसको हम कहेंगे कि वो क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट बनती है। तो करंट का एक कंटिन्यूअस एंड क्लोज लूप में ये जो फ्लो होना है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का मीनिंग क्या हुआ कि जब चार्जेस फ्लो होते हैं तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट जब कंटिन्यूअस और क्लोज पाथ में जब फ्लो होता है तो उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रिक करंट क्या है, उसका कॉन्सेप्ट तो हमें पता चल गया कि चार्जेस का जो फ्लो होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, लेकिन हमें इलेक्ट्रिक करंट की एक प्रॉपर डेफिनेशन बनानी पड़ेगी, उसका कुछ इक्वेशन बनाना पड़ेगा ताकि हम ये कैलकुलेट कर सके कोई एक सर्किट है उसमें इस वायर में से कितना करंट जो है वो फ्लो हो रहा है। तो उसकी डेफिनेशन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक केस यहाँ पर लिया है, ये हमारा एक सेल है और उस सेल के साथ हमने एक वायर को कनेक्ट किया हुआ है। हमको पता है कि जैसे हम सेल के साथ वायर को कनेक्ट करेंगे तो उस वायर यानी कि उस कंडक्टर में से क्या फ्लो होगा, चार्जेस फ्लो होगा, और चार्जेस के फ्लो को हम क्या बोलते हैं कि करंट फ्लो हो रहा है। और करंट की हम डायरेक्शन कौन सी लेते हैं, ऑलवेज प्लस से माइनस, इसलिए इस वायर में ये प्लस से माइनस की ओर ए से क्या होगा, करंट का फ्लो होगा। अब देखिए इस वायर के अंदर किसी एक पॉइंट के ऊपर जाकर हम बैठ गए, सपोज यहाँ पर कोई एक पॉइंट के ऊपर हम जाकर ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। ठीक है, हमने देखा एक स्टॉप वॉच लेकर कि इस वायर में से सपोज कि 1 सेकंड के अंदर कितने चार्जेस फ्लो होते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट हम किसको कहेंगे कि कोई एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के अंदर इस वायर में से कितना चार्ज जो है वो फ्लो होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। देखिए इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली क्या है, फ्लो ऑफ चार्जेस, चार्जेस का फ्लो होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो इस वायर में से कोई पर्टिकुलर टाइम के अंदर कितने चार्जेस फ्लो होते हैं उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। जैसे आपने जो हमारी वेलोसिटीज थी, आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा वेलोसिटी के बारे में। तो वेलोसिटी हम किसको बोलते हैं कि कोई एक टाइम इंटरवल के अंदर हमने कितना डिस्टेंस कवर किया उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी। उसी तरह से यहाँ पर कोई एक टाइम इंटरवल के अंदर इस वायर में से कितना चार्ज फ्लो हुआ उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। पर्टिकुलर एरिया यानी कि कोई एक पॉइंट के ऊपर हम देख रहे हैं, तो कोई एक पॉइंट के ऊपर यूनिट टाइम के देने की किसी एक टाइम इंटरवल के अंदर कितना अमाउंट ऑफ चार्ज यानी कि कितना चार्ज फ्लो हुआ उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ये डेफिनेशन आपको याद रखनी होगी, एक बार मेरे साथ फिर से बोल लीजिए, द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया इन ए यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, और इलेक्ट्रिक करंट जो है उसको हम डिनोट करते हैं आई से। किससे, आई से। जैसे मास को रिप्रेजेंट करते हैं एम से, उसी तरह से इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट करते हैं हम आई से। अब देखिए थोड़ी देर पहले मैंने स्टडी किया था चार्ज के बारे में, तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। किससे, क्यू से। और उसका एसआई यूनिट, एसआई का मतलब क्या हुआ, वो अलग अलग सिस्टम है, एसआई सीजीएस, उसके बारे में हम आगे देखेंगे। लेकिन उसका जो यूनिट है चार्ज का, जैसे मास का यूनिट है किलोग्राम, फिर जो हमारी लेंथ है उसका यूनिट है मीटर, उसी तरह से ये जो चार्ज है उसका यूनिट है कूलम। क्या है, कूलम। ये एक साइंटिस्ट का नाम है कूलम, उसके ऊपर से हमने चार्ज का यूनिट रखा हुआ है, उसको हम शॉर्ट में रिप्रेजेंट करेंगे सी से। तो चार्ज का यूनिट होगा कूलम। अब हमको पता है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों के पास चार्ज होता है, लेकिन कितना चार्ज होता है, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों के पास चार्ज सेम होता है। उसके पास होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये 10⁻⁻19 यानी कि बहुत ही कम चार्ज होगा। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के पास बहुत ही कम चार्ज होता है। ये दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए एक को हमने माइनस लिखा, एक को हमने प्लस लिखा, लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के पास कितना चार्ज होता है 1.6। ये वैल्यू आपको याद रखनी है
1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये बहुत ही कम चार्ज होगा एक इलेक्ट्रॉन को और एक प्रोटॉन के साथ। तो हमको अगर क्वेश्चन होगा कि भाई एक इलेक्ट्रॉन के पास इतना चार्ज है, यानी कि 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, तो भाई एक कूलम कितने इलेक्ट्रॉन के पास होगा, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि भाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 चार्ज है एक इलेक्ट्रॉन के पास, तो 1 कूलम अगर चार्ज है तो वो कितने इलेक्ट्रॉन के पास होगा, तो इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो ये आपको मिलेगा 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो अगर आप 6 इंटू 10⁻18 इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स अगर आप मिलाओगे तब जाकर आपको 1 कूलम जितना जो चार्ज है वो मिलेगा। ठीक है, आपको एक चार्ज यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है उसको याद रखना है 1.6 इंटू 10⁻19। अब ये जो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी डेफिनेशन तो मैंने बना ली, उसका इक्वेशन अगर बनाना चाहे तो कुछ ऐसा होगा। देखिए उसकी डेफिनेशन क्या है, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि किसी एक टाइम इंटरवल के अंदर, कोई एक टाइम इंटरवल के अंदर वायर में से कितना करंट कितना चार्ज फ्लो होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। फिर से देखिए, किसी एक टाइम इंटरवल के अंदर कोई एक वायर में से कितना चार्ज फ्लो होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से, तो आई इज इक्वल टू चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, यानी कि आई इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा Q बाई टी। कोई एक टाइम के अंदर कितना चार्ज फ्लो होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट आई। और 1 यानी कि यूनिट करंट की हम अगर बात करें, देखिए पहली बात तो ये कि ये जो हमारा करंट है उसका यूनिट है क्या है एम्पियर। जैसे चार्ज का यूनिट है कूलम, उसी तरह से जो हमारा ये इलेक्ट्रिक करंट है उसका यूनिट है एम्पियर। तो अगर हम ऐसा बोलना चाहें कि 1 एम्पियर जितना करंट कब होगा, तो हम उसको ऐसा लिख सकते हैं कि अगर 1 सेकंड के अंदर किसी एक वायर में से 1 कूलम जितना चार्ज फ्लो होगा तो उसको हम कहेंगे कि उस वायर में से 1 एम्पियर जितना करंट फ्लो हो रहा है। फिर से ये 1 डिवाइडेड बाय तो 1 हो जाएगा, तो इसके ऊपर हम बोल सकते हैं कि 1 सेकंड के अंदर अगर कोई वायर में से 1 कूलम जितना चार्ज फ्लो हो रहा है तो उसको हम कहेंगे कि उसमें से 1 एम्पियर जितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। तो ये हो गई हमारी 1 एम्पियर की डेफिनेशन। उसका यूनिट है एम्पियर और उसके कुछ छोटे जो यूनिट है वो भी है। एक है एक हमारा मिली एम्पियर और एक हमारा माइक्रो एम्पियर। ये मिली एम्पियर और एक हमारा माइक्रो एम्पियर। ये जो हमारी साइन है ये इसी यू जैसी, इसको हम कहेंगे माइक्रो। जैसे होता है ना कि किलोमीटर फिर मीटर फिर सेंटीमीटर, ऐसा होता है ना, उसी तरह से ये एम्पियर उससे छोटा यूनिट है मिली एम्पियर। मिली एम्पियर यानी कि 10⁻³ एम्पियर, और उससे भी छोटा यूनिट है माइक्रो एम्पियर यानी कि 10⁻⁻6 एम्पियर। तो ये एम्पियर उससे छोटा एक यूनिट है वो मिली एम्पियर, ये होगा 10⁻³ एम्पियर जितना, और उससे भी छोटा यूनिट है माइक्रो एम्पियर जो होगा 10⁻6 एम्पियर जितना। अब देखिए कोई एक वायर में से कितना करंट फ्लो होता है वो अगर हमें मेजर करना है तो उसके लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं एमीटर। क्या बोलते हैं? एमीटर। एमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि कुछ ऐसा होता है, आप जब लैब में जाओगे तब देखोगे, और यहाँ पर एक स्केल होता है और यहाँ पर एक ऐसी नीडल बनी होती है। अब इसको हम कनेक्ट करेंगे दोनों वायर के साथ, तो जितना करंट इसमें से फ्लो होगा उसकी उतनी ये नीडल जो है ऐसी आगे बढ़ेगी। जितना ज़्यादा करंट
सपोज़ कि यहाँ पर अगर हमने करंट इंक्रीज किया तो ये ऐसे हो जाएगी, अगर करंट डिक्रीज किया तो फिर से ऐसे हो जाएगी। तो जितना करंट हम इसमें से पास करेंगे उतनी ये जो नीडल है वो ऐसी फ्लक्चुएट होगी, और कितना करंट इसमें से जा रहा है वो हमें इस मीटर की मदद से पता चल जाएगा। इसलिए जो करंट है वो मेज़र करने के लिए हम ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, उसको हम बोलते हैं एमीटर। और हर बार ऐसा ड्रॉ ना करना पड़े इसलिए हम इसको ऐसे एक ए लेटर से हम डिनोट करते हैं। ए मीटर को ऐसा हम ए सिर्फ बनाकर उसको डिनोट कर सकते हैं कि वो हमारा ए मीटर है। उसको हम ऑलवेज कनेक्ट करेंगे जो हमारी सर्किट है उसमें सीरीज़ में, यानी कि जो हमारा वायर में लैंप और सारे जो डिवाइसेज हो गए उसके साथ ऐसे एक लाइन में ही हम उसको कनेक्ट करेंगे, तो उसको हम बोलते हैं हमने उसको सीरीज़ में कनेक्ट किया। हर बार जो हमारा सेल है तो फिर हमारा बैटरी है उसको ऐसे ना बनाना पड़े इसलिए हम कुछ ऐसा ड्रॉ करते हैं, सिर्फ ऐसी दो लाइन्स। तो जब छोटी लाइन होगी हमारी वो हो गई हमारा माइनस, और जो हमारी बड़ी लाइन होगी वो हमारा प्लस। तो ये हमारा प्लस और ये माइनस। तो हर बार हमें सेल को ड्रॉ ना करना पड़े इसलिए हम जो हमारा पावर सोर्स है तो फिर हमारा सेल है उसको हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, एक बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन। जो लंबी वाली लाइन है वो हो गई बड़ी प्लस, और ये जो छोटी वाली लाइन है वो हो गई हमारी माइनस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 4 लाइन में बनाई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने 2 सेल को एक साथ में कनेक्ट किया हुआ है। तो एक प्लस एक माइनस, फिर से प्लस, और फिर दूसरे सेल का एक माइनस और ये प्लस। तो ये हो गई हमारी क्या हो जाएगी बैटरी। जब हम एक सेल लेते हैं तो उसको हम सेल बोलते हैं, लेकिन एक से ज़्यादा सेल को हम कनेक्ट करते हैं तो हम उसको बैटरी बोल सकते हैं। इन शॉर्ट हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, एक छोटी वाली लाइन यानी कि उसका माइनस और बड़ी वाली लाइन उसका प्लस। और ये है हमारा क्या है ए मीटर, जो कि क्या काम करता है उसमें से कितना करंट फ्लो होता है उसको मेजर करता है। और लैंप को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिर्फ ये हमारी जो लैंप के अंदर जो फिलामेंट होगी उसको हमने ड्रॉ किया है सिर्फ, तो ये हो जाएगा हमारा लैंप। और ये हो जाएगी हमारी एक स्विच। स्विच के लिए हम ऐसी साइन इसलिए बनाते हैं क्योंकि पहले जो हम स्विचेस यूज़ करते थे उसमें कुछ ऐसा होता था। देखिए एक बॉक्स जैसा होता था और उसके अंदर एक साइड से ये वायर आता है और दूसरी साइड पे वायर निकल जाता है। देखिए स्विच का बेसिकली काम क्या होता है कि जो सर्किट है उसको ऑन या तो फिर ऑफ करना। तो यहाँ पर क्या होता था कि यहाँ पर एक ऐसा सिलेंडर जैसा बना हुआ होता था जो कि एक होलो सिलेंडर था। सपोज कि ये एक मार्कर का ढक्कन है, ये अंदर से कैसा है खाली है, तो ये ऐसा बना हुआ है और इसको इस साइड में यहाँ से एक तार निकलती है और यहाँ से एक तार निकलती है। अब देखिए हमारे पास एक मेटल का ऐसा छोटा सा टुकड़ा जैसा होता था। अब एक वायर यहाँ पर है, एक वायर यहाँ पर है, दोनों के बीच का कनेक्शन यहाँ पर टूटा हुआ है। अब जैसे ही हम इसके अंदर एक मेटल का एक टुकड़ा अंदर डालेंगे तो क्या होगा, क्योंकि मेटल जो है वो क्या होती है कंडक्टर होती है, इसलिए इस दोनों के बीच का जो कनेक्शन है वो यहाँ पर हो जाएगा फिर से, और यहाँ से जो करंट है वो फ्लो करने लगेगा। इस तरह से पहले जो हम स्विचेस यूज़ करते थे उसमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ था कि इसके अंदर जब हम ऐसा मेटल का टुकड़ा डालते थे तब उसमें जो उस दोनों के पॉइंट के बीच का कनेक्शन फिर से बन जाता था और जो करंट है वो फ्लो करने लगता था। तो इस तरह से हम जो हमारी स्विच है वो यूज़ में लेते थे, इसलिए हम यहाँ पर ऐसा स्विच का जो फिगर है ऐसा बनाए हुआ। इसके अंदर जब हम इसे कोई टुकड़ा डाल देंगे तो ये सर्किट ऑन हो जाएगा और जो हमारा करंट है वो फ्लो करने लगेगा। और ये बैटरी और ये स्विच, ये मीटर और लैंप। तो इस तरह से इसे सारे कंपोनेंट और वायर को मिलाकर पूरा जो सर्किट है वो हम ड्रॉ करते हैं, और इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये एक स्कीमेटिक डायग्राम है। स्कीमेटिक डायग्राम का मीनिंग क्या हुआ कि हम जो कंपोनेंट है उसको इन शॉर्ट में ड्रॉ करते हैं, यानी कि बैटरी को हम ऐसा ना ड्रॉ करके इस तरह से दो लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, फिर स्विच को हम ऐसा ना ड्रॉ करके ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एमीटर को हम ऐसा ना ड्रॉ करके सिर्फ उसको सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से छोटे छोटे कंपोनेंट से हम जो सर्किट बनाते हैं उसको हम बोलते हैं स्कीमेटिक डायग्राम। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक हो गया इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। एक बार क्विक रिविजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा था कि एटम जो हमारा होता है उसके अंदर होते हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन एक बात याद रख लीजिए कि न्यूट्रॉन जो है उसके पास कोई चार्ज नहीं होता, उसके पास 0 चार्ज होता है, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों के पास चार्ज होता है। प्रोटॉन के पास होता है प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन के पास होता है माइनस चार्ज। और वायर को जब हम कनेक्ट करते हैं बैटरी के साथ तब वो इलेक्ट्रॉन यानी कि जो नेगेटिव चार्ज है वो वायर के अंदर फ्लो करता है, और चार्ज का जो फ्लो होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट का जो कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड जो पाथ होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट।
इलेक्ट्रिक सर्किट, उसके बाद हमने देखा था जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है उसकी डेफिनेशन की चार्ज फ्लो फ्रॉम ए पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम, यानी कि कोई एक यूनिट टाइम के अंदर कोई एक एरिया में से कितना चार्ज फ्लो होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। उसकी हमने डेफिनेशन स्टडी की थी। फिर उसका इक्वेशन था करंट आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो ये इक्वेशन आपको याद रखना है। फिर करंट की डेफिनेशन आपको याद रखनी है। फिर चार्ज क्या होता है उसका वैल्यू, यानी कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होता है उसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज का यूनिट होता है कूलम, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। फिर जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से, और आई यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है वो है एम्पियर। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। करंट का यूनिट है एम्पियर, चार्ज का यूनिट है कूलम, और ये चार्ज यानी कि एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इतना इनफ है हमारे फर्स्ट टॉपिक के अंदर। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके बारे उसमें हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में।